1965 की जंग हम सब सो रहे थे। एक रात भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और जंग शुरू हो गई। कुछ ऐसा ही पढ़ाया जाता है हमें मुतालिया पाकिस्तान में, लेकिन असल हकीकत तो कुछ और ही है। पाकिस्तान क्या इतना ही कमजोर मुल्क है? कोई मुल्क आराम से हम पर हमला कर दे? ऐसे नहीं हो सकता। दो मुल्कों की जंगों में सियासी तनाज़ात होते हैं, लीडरों की आपसी रंजिशें, एक तरफ कौमी मफादात होते हैं। तो चलें आज जरा बात करते हैं 1965 की जंग पर। देखते हैं पाकिस्तानी क्या कहते हैं इस बारे में और हिंदुस्तानी क्या मान के बैठे हुए हैं। दोनों मुल्कों के अवाम में कदरे मुश्तरक एक बात है कि वो अपने फौजी जवानों को लेकर बड़े सेंसिटिव हैं। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि असल हकायक क्या हैं, मामला शुरू कहाँ से हुआ और ख़त्म कहाँ पर हुआ। ये सारी बात आपको आसान अल्फाज में समझा सकें। तो आएँ आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं नुमान आबिद। यूं तो पाकिस्तान ने भारत के साथ कई महाजों पर जंग लड़ी है, लेकिन 1965 की जंग एक तवील जंग थी। इसमें हमने भारत को बहुत बुरी तरह डैमेज किया था और इसी वजह से भारतीय आज तक ये वार नहीं भूल सके। बच्चों को स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है और सारी कौम को इस बात पर लगाया गया है कि भारत ने छुपकर बुज़दिलों की तरह हमला किया था और फिर क्या दे दनादन वार, हर तरफ मिली नगमे बजने लगे, जाग उठा है सारा वतन। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप 1965 की वार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें वो लिटरेचर पढ़ना होगा जो पाकिस्तानी और भारतीय जर्नलों ने, जो उस वक्त जंग में मौजूद थे, उन्होंने लिखा। जब भी कोई जंग वकूअ पज़ीर होती है तो इसका कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर होता है। हमें उससे पिछली जंग जो कि 1948-49 की जंग को भी देखना पड़ेगा। उसमें क्या हुआ था भाई? आफ्टर ऑल पहली जंग तो वही थी ना इंडिया के साथ हमारी, और वो तो पाकिस्तान जीता था। 65 की जंग से पहले 62 में इंडिया चाइना के हाथों पिटा। अब बारी थी इसकी पाकिस्तान के हाथों पिटने की। रुकें, अभी हम कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहे। आगे चलकर सबूतों के साथ ये बताएंगे कि जंग ड्रा हुई या किसका पलड़ा भारी रहा या कौन माफिया मांगकर भागने पर मजबूर हुआ। ये बात तो क्लियर है। इंटरनेट पर आप अभी सर्च करके खुद ही देख लें तो पता चल जाएगा कि नेहरू साहब 48 की जंग में अक़वाम मुत्तहिदा के पास गए सीज फायर की रेजोल्यूशन लेकर, और फिर उसके बाद ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा के पास चला गया। हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने भी कोशिश की कि यह मामला हल हो जाए, लेकिन मसला कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के सर पर तलवार बनकर लटक रहा था। फिर अयूब खान के दौर में पाकिस्तान अमेरिका के और नजदीक हो गया। इसी दौरान इंडिया ने एक और मौक़िफ़ लिया कि वो GN की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की मदद से मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। अब शुरू होती है वो कहानी जिसका डायरेक्ट ताल्लुक 1965 की वॉर से है। इंडिया की और चाइना की जंग लगती है बॉर्डर डिस्प्यूट पर 1962 में, जिस जंग में इंडिया को खूब फेंटी पड़ी थी। अभी भी भारत और चीन के दरमियान इसी बॉर्डर डिस्प्यूट पर झड़पें होती रहती हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे 1965 की वॉर की। चाइना ने भारत के ट्रूप्स को फुल इंगेज किया और चीन ने पाकिस्तान को ये हिंट दिया कि भाई भारत ने कश्मीर से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया है, आपके पास सुनहरी मौका है, बस गाड़ियों में बैठकर जाओ और कश्मीर तुम्हारा। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान इत्तेहादी था अमेरिका का, और चीन के साथ जब जंग शुरू हुई तो भारत भागा गया अमेरिका के पास और अमेरिका को जाकर कहने लगा कि भाई हमें दोनों तरफ से खतरा है, इधर से बचें या उधर से, हम तो लुट गए, मारे गए। कुदरतुल्लाह शहाब जो उस वक्त के बड़े ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है, भुट्टो साहब ने अयूब खान को कहा कि हम टेक ओवर कर लेते हैं, हमारे पास मौका है। लेकिन अयूब खान साहब को अमेरिका ने कहा कि भाई आपने कुछ नहीं करना, हम मसला हल करवा देंगे कश्मीर का। तो पाकिस्तान ने उस वक्त अमेरिका को कहा जी भाई ठीक है, जैसे आप कहें। तो इस तरह पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर मक्खन की तरह निकल गया। अयूब खान साहब 1962 भारत और चीन की जंग से पहले तक कश्मीर में किसी भी किस्म की मुदाखलत के कायल नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने भारत की चीन के खिलाफ नाकस हिकमत अमली देखी तो उनके जहन में कोई एक मंसूबा आया। अप्रैल 1965 में रन ऑफ कच्छ के इलाके में फील्ड मार्शल ने भारत को एक टेस्टर लगाया और कुछ झड़पें हुई। उन झड़पों के दौरान भी भारतीय फौज के हौसले पस्त नजर आए। अब फील्ड मार्शल अयूब खान ने कश्मीर वापस लेने के लिए एक मंसूबा बनाया और अपने फौजी जवानों को कहा कि भाई सांप भी मार जाना चाहिए और लाठी भी ना टूटे। आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर सांप कौन है और लाठी कौन। अब जो कहानी शुरू हो रही है, भारत अपने बच्चों को यहाँ से कहानी बताता है। पीछे जो हमने सारी कहानी बताई वो खा जाता है। भारत शुरू करता है ऑपरेशन जिब्राल्टर से। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है ये भी सुन लें। असल में ऑपरेशन जिब्राल्टर की कहानी सबसे अहम है। अगर ये आप अच्छे तरीके से सुन लेंगे, समझ जाएंगे, तो आपको सारी कहानी की समझ आ जाएगी। और इस ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी आता है, इसलिए मैं बारी बारी दोनों के बारे में आपको बताऊंगा ताकि सारे हकायक शीशे की तरह वाज़ेह हो जाएं।
ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की तरफ से भारत के खिलाफ एक खुफिया फौजी ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन का मकसद कश्मीर में भारतीय हुकूमतों के खिलाफ मुसल्लह बगावत को हवा देना था और जितना हो सके उतना भारत की फौज और कश्मीर की अवाम के दरमियान बदसलूकी पैदा करना था। और ये ऑपरेशन इसलिए था क्योंकि मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाना था, लेकिन पाकिस्तानी इन्वेडर्स कश्मीरी अवाम का पूरी तरह से एतमाद हासिल ना कर सके और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी वहाँ की जुबान जो पाकिस्तानी इन्वेडर्स को नहीं आती थी। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के लिए कश्मीरी मुजाहिदीन को भारतीय फौज के खिलाफ लड़ने के लिए तरबियत और हिमायत फराहम की। ऑपरेशन जिब्राल्टर का आगाज जुलाई 1965 में हुआ जब पाकिस्तानी फौजी दस्ते और कश्मीरी मुजाहिदीन भारतीय मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए। उनका मकसद भारतीय फौजी मराकज और अहम तंसीबात पर हमले करना था ताकि भारतीय फौज की तवज्जो कश्मीर के दूसरे हिस्सों से हटाई जा सके। अगरचे इस ऑपरेशन का आगाज कामयाबी से हुआ और भारतीय फौज को शुरू में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर क्या हुआ, भारतीय फौज ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तानी दस्तों को पीछे हटना पड़ा और भारत ने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 5 फौजी जवानों को भी गिरफ्तार किया। ऑपरेशन जिब्राल्टर नाकाम होने के बाद पाकिस्तान ने एक और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का आगाज किया। ये ऑपरेशन 1 सितंबर 1965 को शुरू हुआ और इसका मकसद था भारतीय शहर अखनौर पर कब्जा करना। यह ऑपरेशन भारतीय फौज की सप्लाई लाइन काटने और इनकी नकलो हरकत को महदूद करने के लिए इंतहाई अहम था। पाकिस्तानी फौज तेजी से पेशकदमी करते हुए भारतीय शहर अखनौर पहुंचने में कामयाब हुई और फिर हुआ ये कि ऑपरेशन के दौरान ही पाकिस्तानी फौज की कमांड तब्दील कर दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसका फायदा उठाते हुए भारतीय फौज ने कार्रवाई की और पाकिस्तानी फौज को रोक दिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड स्लैम दोनों ही पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर की आज़ादी के लिए किए गए इकदामात थे। इन ऑपरेशन का मकसद कश्मीर के अवाम को भारतीय तसल्लुत से निजात दिलाना और उन्हें हक़ खुद इरादियत दिलाना था। अगरचे ये ऑपरेशंस अपने मुकम्मल मकसद हासिल ना कर सके, लेकिन उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीर के मसले को उजागर किया और भारतीय फौज को काफ़ी मुश्किलात में डाल दिया। आपने सुना कि कैसे 65 की जंग वकूअ पजीर हुई। पाकिस्तान में यही पढ़ाया जाता है कि भारत को एक रात एवं अपनी ताकत का नशा हुआ और उन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। और भाई ऐसे नहीं होता, 2 मुल्कों की जंग है, कोई 2 बच्चों की लड़ाई नहीं कि सुबह सुलह और रात को कटी। ये जंग तारीख की किताबों में एक पूरे वाक़ये की अहमियत रखती है। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तानी फौजियों के मोराल की और शहादतों की। ये भी बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तानी फौजियों ने इंडिया के फौजियों को नाकों चने चबवाए। इंडिया बड़े बोल कर आया था कि भाई हम लाहौर को फतह करेंगे और शाम की चाय लाहौर के जिम खाना क्लब में पियेंगे। इंडिया का मंसूबा ये था कि वो लाहौर और सियालकोट को फतह करेंगे, जिस बात ने पाकिस्तानी फौजियों का मोराल और हाई कर दिया कि आओ अब फिर देख लेते हैं कौन फतह करता है। हम लोगों के कान तो पहले ही खड़े थे, एक तो भारतीय जर्नलों की ट्रांसमिशन और दूसरा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी ये कहती थी कि भारत हमला करेगा। और पाकिस्तान आर्मी की परफॉर्मेंस तो रिमार्केबल थी 1965 की जंग में। भारतीय फौज का मंसूबा था कि हम सुकून से जीटी रोड को काटेंगे, लाहौर और सियालकोट पर कब्जा करेंगे और फिर पाकिस्तान के साथ बार्गेन करेंगे कि हाँ भाई लाहौर चाहिए तो आज़ाद कश्मीर से अपनी फौजें वापस बुला लो और आज़ाद कश्मीर को हमारे हवाले कर दो। अब ये इंडिया का इलाका है। अब आप जरा ये सोचें कि अगर इंडिया इसमें कामयाब हो जाता तो लाहौर इंडिया के हाथ में आ जाना था और लाहौर तो पाकिस्तान का दिल है ना, और दिल अगर दुश्मन की दस्तरस में आ जाए तो फिर क्या होता है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी मेजर राजा अजीज भट्टी को, जिन्होंने BRB नहर के पास ही भारतीय फौजों को रोका और 2 से 3 दिन बगैर सोए हैरत अंगेज जंग लड़ी और भारतीय फौजों का हमला नाकाम किया और शहादत के रुतबे पर फायज होकर निशाने हैदर हासिल किया। लाहौर महाज पर इंडियन फौजों को इब्तदाई तौर पर कामयाबी तो मिल गई, लेकिन उसके बाद उनको जो फेंटी लगी उसकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। BBC पर एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें बताया गया कि मेजर जनरल निरंजन प्रसाद की 15 डिवीजन में मौत की खलबली मची हुई थी। मगरबी कमान के सरबराह जनरल हरबख्श सिंह को जब वायरलेस पर जनरल निरंजन प्रसाद का पैगाम मिला कि इनकी डिवीजन पर पाकिस्तान की 2 डिवीजन से हमला किया है और इनकी ब्रिगेड को अछूगल नहर से 7 किलोमीटर वापस गोसलग्याल तक हटना पड़ा है, तो वो हैरान रह गए। उन्होंने जनरल निरंजन को पैगाम भेजा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आप अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, मैं और कोर कमांडर आपको आपकी ही जगह पर मिलने आ रहे हैं। जनरल हरबख्श सिंह अपनी स्वाने हयात इन द लाइन ऑफ ड्यूटी में लिखते हैं, वो जब GT रोड पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर इनके होश
होश उड़ गए। हर जगह इंडियन गाड़ियां जल रही थीं। सड़क पर पाकिस्तानी जहाजों की बमबारी से बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे और पाकिस्तानी तैयारे भी ऊपर उड़ रहे थे। भारतीय फौजी पाकिस्तान की बमबारी से डरकर गन्ने के खेतों में छुपे हुए थे। हरबख्श सिंह लिखते हैं, जब जनरल निरंजन प्रसाद मुझे रिसीव करने आए तो उनके जूते कीचड़ से भरे हुए थे। उनके सर पर टोपी नहीं थी और उन्होंने दाढ़ी भी नहीं बनाई हुई थी। उनकी वर्दी पर उनका ओहदा बताने वाले सारे निशानात गायब थे। मैंने उनको इस हाल में देखकर बराह रास्त सवाल किया कि आप डिवीजन के जनरल अफसर कमांड हैं या कुल्ली? आपने दाढ़ी क्यों नहीं बनाई और आपके रैंक के बैच कहाँ हैं? अभी ये सवाल जवाब चल ही रहे थे कि दो पाकिस्तानी जंगी तैयारे काफी नीची परवाज करते हुए इनके सरों के ऊपर से गुजरे। उस वक्त जनरल निरंजन ने जनरल हरबख्श को साथ वाली झाड़ी में खींचने की कोशिश की। हरबख्श सिंह निरंजन प्रसाद पर जोर से चिल्लाए कि दुश्मन के जहाजों को हम में कोई दिलचस्पी नहीं है, वैसे भी वो हमें देख नहीं पा रहे, वो उन गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं जो आप सड़क पर छोड़कर आ गए हैं। अब अगर जहाजों की लड़ाई की बात चल ही पड़ी है तो फिर ये भी डिस्प्यूट जरा देख ही लेते हैं कि मलबे के नीचे से क्या क्या निकला। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि उन्होंने भारत के 104 जंगी जहाज मार गिराए, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान के 19 जहाज गिराए। अब ये भी एक डिस्प्यूट है कि किसने किसके कितने जहाज गिराए, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़ें तो आपको फतेह पाकिस्तान की ही नजर आएगी। इसी दौरान हम अपने एक और हीरो को याद कर लेते हैं, MM आलम साहब। अगर उनकी बहादुरी के किस्से पाकिस्तान किताबों से सुनाने लगे तो शायद रात हो जाए, तो हम अभी सिर्फ चीदा चीदा पाकिस्तानी कहानी सुनाते हैं। MM आलम साहब के कारनामों की हकीकत अगर जाननी है तो आपको उनके उन फौजियों और उन जनरलों को पढ़ना पड़ेगा जो उस वक्त सारे वाक़ये को देख रहे थे। हामिद मीर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने खुद MM आलम से ये सवाल पूछा कि ये कैसे मुमकिन है कि आपने 1 मिनट से कम में भारत के 5 तैयारे गिरा दिए। हामिद मीर ने बताया कि एक फाइटर पायलट की गन पर कैमरा लगा होता है, वो जो करता है सब रिकॉर्ड हो रहा है। और MM आलम साहब का कारनामा कोई आइसोलेशन में नहीं था, उनके जो साथी थे वो उनको कवर भी दे रहे थे और इंस्ट्रक्शंस भी। उस वक्त के एयर मार्शल नूर खान साहब की तरफ से ये क्लियर हदायत थी कि आपने ऊपर जाना है और सिर्फ प्रवास करके या इंडियन तैयारों को भगाकर वापस नहीं आना, बल्कि कोई कारनामा करके आना है। तो MM आलम भी बेताब थे और अपनी महारत के जौहर दिखाने के लिए बेचैन थे। और फिर दुनिया ने देखा कि 45 सेकंड्स में भारतीय 5 तैयारे जानबाज सिपाही ने गिरा दिए। इसके अलावा नजीब अहमद खान 8 पास चार्ली, जिसने दुश्मन को आगे लगा दिया था। चार्ली ने इंडियन एयरबेस उधमपुर पर मुतअद्दिद बार हमला किया और एयरबेस को अकेले नाकाम बना दिया। पाकिस्तान का एयरफोर्स हमला 1965 की जंग में बहुत ही शानदार था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इंडिया को भारी नुकसान पहुंचाया। मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा भारतीय इलाका था, भारत की कैजुअलिटीज ज्यादा थी, ज्यादा भारतीय आर्टिलरी तबाह हुई और ज्यादा भारतीय फाइटर जेट्स गिराए गए। अब जरा भारतीय नुक्ता नजर भी जांच लेते हैं कि भारत के खबर रिसां इदारे और मीडिया चैनल्स क्या कहते हैं जो उनकी फौज के हक में हैं। इंडियंस ये कहते हैं कि फतह हमारी हुई, हमने ज्यादा जहाज गिराए और हम लाहौर में बरकी के मुकाम तक पहुंच गए। इंडिया वाले ये कहते हैं कि हम तो अपने घरों में सुकून से सोए हुए थे, अभी अभी तो एक जंग चाइना के साथ लड़के आए थे, हमें किस पागल ने कहा था कि अभी पहली जंग की थकन उतरी नहीं और दूसरी जंग शुरू कर दें। भारतीय तो ये कहते हैं कि हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का जवाब देने के लिए और जो पाकिस्तानी घुसपैठिए कश्मीर में घुसकर बैठे हुए थे उनको भगाने के लिए लाहौर और सियालकोट पर हमला किया। भारतीय ये बताते हैं कि ऑपरेशन जिब्राल्टर में पाकिस्तान की शदीद नाकामी के बाद भी और पाकिस्तानी जासूसों के इंडियन कश्मीर में पकड़े जाने के बाद भी पाकिस्तान बाज ना आया और एक और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम दे मारा। भारतीय फौज को कश्मीर में कमजोर करने के लिए अब इसका जवाब तो हमें देना ही था ना, हमने रिटेलिएट तो करना ही था। भारत का सबसे बड़ा दावा यह है कि उन्होंने कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठियों का भरपूर मुकाबला किया और अपनी सरजमीन का कामयाबी से दिफा किया है। भारतीय हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान ने कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए बगावत को हवा देने की कोशिश की थी, जिसे हमने नाकाम बना दिया। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भारतीय इलाकों पर कब्जे की कोशिश भी हमने नाकाम बना दी। भारतीय फौज ने लाहौर के करीब कुछ इलाकों में पेशकदमी भी की और कुछ इलाकों पर कब्जा भी कर लिया आर्जी तौर पर, और ये महाज भारतीय कामयाबियों का अहम तरीन हिस्सा करार दिया जाता है। वो ये कहते हैं कि सियालकोट महाज पर भी पाकिस्तानी फौज के हमले का भरपूर दिफा किया था इंडियन फौज ने और पाकिस्तान के पता नहीं कितने टैंक्स तबाह कर दिए थे। भारत के सारे मीडिया चैनल और खबरें रिसा इदारे यही बताते हैं। देखें, जंग का फैसला मुका पर मबनी था, लेकिन अब दोनों मुल्कों के अवाम अपनी अपनी फतह समझ कर बैठे हुए हैं। फैसला तो रेफरी नहीं करना है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी हो रहा हो
तो रेफरी कहता है किथे फंस गया यार। कुछ मजीद दलाइल जो भारतीय खबरें निसा इदारे जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस और दी प्रिंट वगैरह देते हैं वो भी सुन लें। वो ये कहते हैं कि हमने बर्की तक कब्जा कर लिया था, लाहौर भी हमारी दस्तरस में आ गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर लाहौर भारत के कब्जे में आ गया था या उसकी दस्तरस में आ गया था तो क्या पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर था? ये भी मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा आगे चल के इसके बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इंडिया की फिल्में जरा सुन लें। अब भारतीय मीडिया चैनल्स ये चीख कर शोर मचाते हैं कि हमने पाकिस्तान के ज्यादा त्यारे मार गिराए, हमने सियालकोट और लाहौर में ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे, हमारे पास पाकिस्तान की ज्यादा जमीन कब्जे में आ गई थी। तो फिर बंदा पूछे कि आप वापस क्या दशहरी आम लेने गए थे? जब कब्जा कर लिया था तो फिर भागने की क्या जरूरत थी? ऊपर मैंने आपको एक BBC के आर्टिकल में शाया होने वाली किताब इन द लाइन ऑफ ड्यूटी में जो एक इंडियन सोल्जर की आप बीती है वो भी बताई थी। वो खुद इस चीज का इतराफ कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जंगी जहाजों ने इतने बम मारे कि खेतों में छुपना पड़ा। तो ये बात क्लियर हो गई ना कि पाकिस्तान ने लाहौर का खूब दिफा किया था। अब भारतीय वापस लौटने की एक भोंडी सी दलील ये देते हैं कि बैनुल अक़वामी प्रेशर था इसलिए हमने आर्जी कब्जा छोड़ दिया। लेकिन ऐसे तो जान नहीं छूटेगी। हम अब ये भी देख लेते हैं कि बैनुल अक़वामी इदारे क्या कहते हैं, उनकी रिसर्च क्या कहती है कि किसका पलड़ा भारी था, पाकिस्तान का या भारत का। अब वैसे तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में होने वाली ये जंग आखिरी नहीं थी। इसके अलावा भी दोनों मुल्कों में कई बार कई महाजों पर जंग हो चुकी है। लेकिन चूंकि 1965 की जंग एक तवील जंग थी जो कि 17 दिन जारी रही, इसलिए बैनुल अक़वामी इदारे भी इसमें घुसे रहे और चुन चुन कर चीजें निकालते रहे। पाकिस्तानी आर्मी की कैजुअलिटीज कम थी। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तानी फौज भारतीय इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रही थी बल्कि सिर्फ डिफेंड कर रही थी। भारत के पास इलाके ज्यादा थे, लेकिन उसकी वजह है जो पाकिस्तान का नहरी निजाम है वो भी एक डिफेंस स्ट्रेटेजी के मुताबिक ही बनाया गया है। और वो स्ट्रेटेजी ये थी कि इस तरह दुश्मन उनके इलाके में आकर लड़ता है। पाकिस्तान के पास अपर हैंड था कि वो अपनी जमीनों पर बारूदी सुरंगें बिछाता था और जब दुश्मन उस जमीन पर आता था तो उसका हमला नाकाम हो जाता था। पाकिस्तान ने लूज बॉल नहीं फेंकी। जैसे भारत उछलता है ना कि भारत ने पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जे कर लिए, तो भाई वो नहर के उस पार वाला इलाका था, नहर के इस पार तो आकर दिखाओ बच्चों। पाकिस्तान ने जहाँ पर एडवांस किया, जैसे कि कसूर का एक इलाका है खेमकरन जो पाकिस्तान ने भारत से छीन कर लिया था। चुविंडा में आप चले जाए जहां पर मशहूर बैटल ऑफ टैंक्स हुई थी, वहां पर आज भी आपको भारतीय टैंक यूं ही तबाह बर्बाद मिलेंगे और उनकी तोपें भी नकारा पड़ी मिलेंगी। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रेटेजी की और भारत के पास ज्यादा इलाके कैसे आए ये भी बात करते हैं। लाहौर समेत पंजाब बॉर्डर एरियाज का डिफेंस नहरों के जरिए किया जाता था। ये ऐसी डिफेंस स्ट्रेटेजी थी कि दुश्मन आपकी जमीन पर आकर लड़ता था। पुराने दौर में जैसे खंदक बनाई जाती थी उसी तरह का काम किया पाकिस्तान ने नहरों से। बॉर्डर्स के इर्द गिर्द नहर बना दी। दुश्मन को आपके इलाके में घुसने के लिए पहले नहर क्रॉस करना पड़ती थी। पंजाब के आबाद इलाके जिला सियालकोट से जिला बहावल नगर तक के इलाके को नहरों के जरिए डिफेंड किया जाता था। बहुत अच्छी कामयाब स्ट्रेटेजी थी। नहरों के जो बंद हैं उनमें मोर्चे बनाए जाते हैं और पुलों के नीचे बम लगा दिए जाते हैं और अगर दुश्मन उस पुल को क्रॉस करने की कोशिश करे तो उस पुल को ही उड़ा दिया जाता है। जंगों में इस स्ट्रेटेजी ने पाकिस्तान को फायदा पहुंचाया। डिफेंस के एतबार से अच्छी है। आप दुश्मन को अपनी जमीन पर लड़ाते हैं, दुश्मन वहां अजनबी होता है, डिफेंस बहुत आसान हो जाता है। जंग के मौके पर पाकिस्तानी फौज नहर के पार वाले बिल्कुल बॉर्डर के साथ वाले इलाकों में बारूदी सुरंगें वगैरह बिछाकर नहर के पार आ जाती है। भारतीय फौजें किसी जंग में ये नहरें क्रॉस नहीं कर सकी। पाकिस्तान के लिए डिफेंस है तो आसान, स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका नतीजा ये निकलता है क्योंकि लड़ाई पाकिस्तान की जमीन पर हो रही होती है तो यूं समझा जाता है कि भारतीय फौज एडवांस कर गई है और पाकिस्तान के इलाकों में घुस गई है और ऐसे लगता है कि जैसे भारत ने पाकिस्तान का इलाका कब्जे में किया हुआ है। 1965 की वार के बाद जब जंग बंदी हुई उस वक्त भारत के पास पाकिस्तान का इलाका ज्यादा था, लेकिन ये वो इलाका था जो नहर के उस पार था। वो इलाका पाकिस्तान ने खुद छोड़ा हुआ है। पाकिस्तान की डिफेंस लाइन कभी भी ब्रीच नहीं हुई। अलबत्ता पाकिस्तान ने भारतीय इलाकों में जहां जहां भी एडवांस किया वो भारत से छीन लिए। हाँ जी, तो कौन जीता ये जंग? भाई बात ये है कि इस जंग के बाद
बॉर्डर तब्दील नहीं हुआ, जरा भी तब्दील नहीं हुआ। इसलिए इस जंग को हम ड्रा ही तस्वर करेंगे। जैसे कि 1948-49 वाली जंग में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाके पाकिस्तान के कब्जे में आ गए थे, तो वो हम यही तस्वर करते हैं कि वो जंग पाकिस्तान जीता। 1971 में पूरा ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, तो हम तस्वर करेंगे कि वो जंग हम हारे। 1965 में दोनों तरफ कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान कश्मीर अचीव नहीं कर सका, लेकिन अलबत्ता कश्मीर में शरारतें पाकिस्तान ने ही शुरू की थी। ये तो सब आप जान चुके होंगे, लेकिन वो शरारतें इसलिए थी कि कश्मीरियों को भारत से आज़ाद करवाया जा सके। जंग लगाई थी भारत ने, लेकिन भारत पाकिस्तान की डिफेंस लाइन नहीं तोड़ सका और अपना इतना नुकसान करवा लिया, इतने सारे टैंक्स और तैयारे तबाह करवा लिए, बाद में जंग बंदी करना पड़ी। अगर हम इस हिसाब से सोचें कि पाकिस्तान अपने मकसद अचीव नहीं कर पाया तो पाकिस्तान घाटे में रहा, लेकिन अगर हम इस हिसाब से सोचें कि सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ इस जंग में, तो इसमें नो डाउट इंडिया का नुकसान हुआ था। और ये बात मैं नहीं कह रहा, या पाकिस्तान मीडिया या इंडिया मीडिया नहीं कह रहा, बल्कि पूरा बैनुल अक़वामी मीडिया यही बात कह रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा।